हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं बायोलॉजी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस। जो आपके टॉपिक्स रह रहे हैं वो धीरे धीरे हम अपने कवर करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि आपको टॉपिक्स कवर कराएं ताकि आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए पूरा भरपूर टाइम हो। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इस टाइम पे रोज एक मॉक, दो मॉक आपको लगाने चाहिए, सैम्पल पेपर्स लगाने चाहिए। मैं अपनी हर क्लास में बोलूँगी, चाहे आप इरिटेट हो जाए, इरिटेट ही क्यों ना हो जाए, मैं तब भी बोलूँगी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई वांट कि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छी गाइडेंस मिले, सही गाइडेंस मिले। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपनी हर क्लास में आपको याद दिलाऊंगी कि आपको मॉक लगाने हैं, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने अभी अभी जस्ट लास्ट क्लास में भी यही बताया था आपको कि आप जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, जब तक एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे, जब तक पेपर्स नहीं लगाएंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी प्रॉब्लम एरियाज कहाँ पे हैं, आप कहाँ लैग कर रहे हैं। आपने पढ़ तो दिया पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन उसमें से एक भी ठीक नहीं करा पेपर में जाके। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे गलतियाँ कर लीजिए। यहाँ पे सैम्पल पेपर्स में बेशक आप सोच रहे हैं, बेशक आप पेपर लगा रहे हैं, कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, ठीक है, एंड क्या हो रहा है कि आपका क्वेश्चंस ठीक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखिए, उस क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा से, ठीक है, उसका आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए कि अच्छा यहाँ पे गलती है, मेरा इस वजह से गलत हो गया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं, यहाँ गलत हो जाए वो अच्छा है, इससे बेट ना कि आपके एग्जाम में जाके क्वेश्चन गलत हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि यार मेरे से तो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैं पेपर ही नहीं लगा रहा। नहीं, अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए। आप खुद ही देखेंगे 5-6 मॉक टेस्ट के बाद, 5-6 प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद खुद ही आपके क्वेश्चंस ठीक होने शुरू हो जाएंगे, सही होने शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो डीमोटिवेट मत होइएगा कि भाई मेरे तो कम टेस्ट आ रहे हैं मॉक में, मेरे मेरे तो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। डोंट गेट डीमोटिवेटेड, कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती कर लीजिए, पेपर में गलती नहीं करेंगे। और आप रिवाइज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कम बुक्स को रिवाइज करेंगे, कम बुक्स रेफर करेंगे हम, ताकि आपके पास कंटेंट कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सके, ताकि आपको एग्जाम में जाके आप चीज़ें भूले ना, ताकि एग्जाम में जाके आप फ्रीज ना हो जाएं, आप दो ऑप्शंस में फंस ना जाएं कि भैया इन दो में से कोई भी हो सकता है। एंड अगर आप दो क्वेश्चन में, दो ऑप्शंस में फंस गए हैं तो आप क्लैरिटी लैक कर रहे हैं। एंड क्लैरिटी कैसे आएगी, मैंने अभी आपको बताया, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, पेपर्स लगाएंगे। ठीक है, तो मेरा फर्ज है कहना, बिकॉज आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, अदरवाइज मैं अपनी हर क्लास में कहती हूँ, आपको पता ही है, मैं अपनी हर क्लास में आके यही बात कहती हूँ। एंड अभी भी मैं यही बात कहूँगी अपनी हर क्लास में, मेरी जितनी भी वीडियोस अभी रहेंगी आप खुद ही देखेंगे, स्टार्टिंग में मैं आपको इसी यही बातें बोलूँगी। ठीक है, तो सबको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एंड प्लीज़ जो चीज़ें देखिए, आपको पता है आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, बट मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपकी कहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही होगी, वो मुझे नहीं पता, वो प्रॉब्लम आपको देखनी है, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नर्वस सिस्टम। कौन सा? नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्व्स के बारे में, तंत्रिकाओं के बारे में, ब्रेन के बारे में। ब्रेन यानी कि दिमाग, दिमाग की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस टाइम पे। ठीक है, दिमाग नहीं होगा, याददाश्त तेज नहीं होगी, तो पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, तो दिमाग यानी कि ब्रेन यानी कि किसका पार्ट है? आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है, आपके तंत्रिका तंत्र का पार्ट है, तो उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और यहाँ से क्या है, क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो समझिएगा कि ये क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर ब्रेन के बारे में मोस्टली। और आप हरियाणा का तो पैटर्न हमेशा से देख ही रहे हैं कि साइंस के क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम साइंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज उसके क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे होते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, किससे बना है? हमारी नर्व से बना है, तंत्रिकाओं से बना है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम हमारा प्रोवाइड करता है बॉडी विद रैपिड मीन्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से ही हमारी बॉडी के एक एक अंग में
क्या प्रेजेंट है, एक एक पार्ट में नर्व्स प्रेजेंट है। अगर नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती एंड हर जगह एंड आपको कहीं चोट लग जाती तो आपको पता नहीं लगता एंड खून बहता रहता। ठीक है, इसीलिए आपको इवन आपके जो पैरों की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां हैं, वहां पे भी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। आपको जरा सा भी कट अगर लग जाए तो आपके ब्रेन में तुरंत सिग्नल चला जाता है कि आपको पेन हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपकी बॉडी में कम्युनिकेशन के लिए, पूरी बॉडी को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए, एक दूसरे से को बताने के लिए कि अच्छा इस बॉडी पार्ट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या इस बॉडी पार्ट में ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन के लिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता ही है ना कि जब हम जब हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम बात नहीं करते, तब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन के लिए नर्व्स प्रेजेंट हैं। बिकॉज अगर कम्युनिकेशन के लिए कुछ नहीं होगा, इतनी बड़ी बॉडी है, ठीक है, नर्व्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक बॉडी पार्ट में क्या चल रहा है, दूसरे बॉडी पार्ट में क्या चल रहा है। ठीक है, इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, ताकि हम बोल सके हैं, बात कर सके, मूव कर सके, कोऑर्डिनेट कर सकें एक्टिविटीज को। ठीक है, बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है हमारी बॉडी, इतने सारे सेल्स से बनी है, बिलियंस ऑफ सेल्स। उन सारे सेल्स की एक एक सेल की एक्टिविटी को नोट करना, कोऑर्डिनेट करना, वो कौन करता है? वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है। इसीलिए जो हमारी न्यूरल एक्टिविटी है, इसीलिए क्या है, जो हमारी न्यूरल एक्टिविटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी की एबिलिटी में मेंटेन कराने में। होम्योस्टेसिस मेरे स्टूडेंट्स को पता है, शुरू से ही बताया मैंने होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है। होम्योस्टेसिस का मतलब है हमारे बाहर के एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना। वो किसकी मदद से हो रहा है? वो हमारे नर्वस सिस्टम की मदद से हो रहा है, तंत्रिका तंत्र की मदद से भी हो रहा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आएगा। इसीलिए हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को क्या कराता है? बॉडी की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कराता है, कोऑर्डिनेट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन कैसे होगा। ये पहले तो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, फिर वॉलेंट्री कंट्रोल करता है मूवमेंट्स का, यानी कि जो मूवमेंट हमारे हाथ में है उन मूवमेंट का कंट्रोल कराता है। जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, जो हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं, उनका कंट्रोल कराता है। फॉर एग्जांपल, आपका फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू कॉल समवन, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आपको कॉल करना है किसी को, बट आपका ब्रेन सोचता है नहीं, यू शुड नॉट डू दैट। मे बी कोई अगर किसी से लड़ाई हो गई है एंड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ कॉलिंग समवन बिफोर एंड अपोलोजाइजिंग, ठीक है, तो आपका ब्रेन दो साइड पे होगा। ठीक है, आपका ब्रेन दो साइड पे होगा कि नहीं, कॉल नहीं करना है बिकॉज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, या फिर कॉल कर देना यार कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारा वॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है, कि आपका हाथ अपने आप उस फ़ोन के रिसीवर पे नहीं जाता, डायल नहीं करता नंबर एंड कान के नहीं लगाता और बात नहीं करने लग जाता, ये सारी चीज़ें, ये सारा वॉलेंट्री कंट्रोल मूवमेंट का आपका ब्रेन कर रहा होता है। ठीक है, जब आपके ब्रेन को लग रहा होता है, जब आपको लग रहा होता है, दैट इज़ ऑल योर ब्रेन कंट्रोल। ठीक है, फिर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड की प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर हमारी मेमोरी, हमारी लर्निंग, हमारी याददाश्त, हम याद करते हैं जो चीज़ें, हम लिखते हैं, हम जितनी भी चीज़ें करते हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं इस टाइम पे, अगर मैं तुम्हें पढ़ा भी रही हूँ, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, मुझे याद कैसे है, या फिर मुझे कैसे पढ़ाना आया है, मुझे कैसे समझ में आया है, तब मैं आपको समझा पा रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको कैसे समझा पाऊंगी? ठीक है, तो वो समझना, समझाना, लर्निंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है? ये सारी चीज़ें आपके नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से हो रही हैं। दिस इज जस्ट अ प्री वो, ठीक है, शुरू का ये आपका इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। इसमें कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम में
क्यों हमारी हाँ, क्यों इतना बोलते हैं कि हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर अभी मैंने बताया कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना है, नर्व से बना है। नर्व्स तो हो गई आपकी प्लूरल फॉर्म, फिर आ गया आपका सिंगुलर, यानी कि एक कोशिका को, ब्रेन की एक कोशिका को क्या बोलते हैं हम, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स के बारे में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, न्यूरॉन्स के ऊपर चीज़ें आई हैं, न्यूरॉन्स के डायग्राम पे भी चीज़ें आई हैं, डायग्राम लेबल करना भी आया है, इसलिए इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इस चीज़ को क्या करेंगे, हम ध्यान से पढ़ेंगे, बिकॉज ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 3 मेन पार्ट है हमारे न्यूरॉन्स के। देखिए पहली बात तो ये हमारा न्यूरॉन है, ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है, हमारा न्यूरॉन जो है वो इस तरीके से दिखता है, पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमारे 3 पार्ट होते हैं मेन न्यूरॉन्स के। पहला है एक्सॉन, कहाँ दिख रहा है आपको एक्सॉन, ये रहा, ये लंबी सी आपकी जो पाइप है ये एक्सॉन है। फिर वो आपका डेंड्राइट्स, ये टहनियों जैसा स्ट्रक्चर क्या है आपका, डेंड्राइट है। फिर हो गई आपकी सेल बॉडी, यानी कि जो आप जिस पार्ट में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, केंद्रक प्रेजेंट है, सेल बॉडी। ठीक है, वो ये आपका क्या है, 3 स्ट्रक्चर, 3 पार्ट है आपके न्यूरॉन्स के। सबसे पहला पार्ट एक्सॉन, तो एक्सॉन क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इस एक्सॉन के थ्रू ही तो मैसेज पास हो रहा है। यहाँ पे मैसेज आया, ठीक है, सेल बॉडी जहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक क्या होता है, एक सेल का दिमाग होता है केंद्रक, और दिमाग सारी चीज़ों का संचालन करता है। इसलिए इस दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर है और इधर से ही तो जाएगी, उल्टी थोड़ी जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो जहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस कहाँ पे है, सेल बॉडी, सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, आगे एक्सॉन में, और एक्सॉन उसको कहाँ करेगा, आगे पास करेगा। तो एक्सॉन क्या कर रहा है, फंक्शन समझ में आया सभी को कि एक्सॉन क्या कर रहा है, आपके मैसेजेस कंडक्ट कर रहा है आगे दूसरे आपके अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, आगे दूसरे न्यूरॉन्स तक। ठीक है, अच्छा पहली बात, ये एक न्यूरॉन है, दूसरा कैसे प्रेजेंट होगा, दूसरा आपका न्यूरॉन ऐसे प्रेजेंट होगा, दूसरा आपका न्यूरॉन जो है वो ऐसे प्रेजेंट होगा। आई होप सभी को समझ में आएगा, ये वही, ये सेम ही है, ये सेम न्यूरॉन है ऐसे। तो ये क्या है, ये पूरी चेन होती है। ठीक है, और पूरी बॉडी में ये पूरी चेन होती है, एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन एक दूसरे के साथ साथ सटे होते हैं, तभी तो इन्फॉर्मेशन पास होगी ना। अदरवाइज अगर ये अलग अलग होंगे, कहीं अलग अलग हो गए, तो इन्फॉर्मेशन पास ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहीं हमारा हाथ जल रहा है, कहीं हमारे पैर में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है। ठीक है, हमें पता ही नहीं चलेगा वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो ये न्यूरॉन्स एक साथ इकट्ठे ऐसे लाइन में प्रेजेंट होते हैं हर जगह। तो एक्सॉन क्या कर रहा है, इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे लेके जाता है सेल बॉडी से, फिर आगे क्या कर रहा है, इस दूसरे को पास कर रहा है, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन्फिनाइट। ठीक है, फिर आता है हमारा डेंड्राइट, फिर क्या आता है हमारा डेंड्राइट। तो डेंड्राइट क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेल से एंड कंडक्ट इट टुवर्ड्स दी सेल बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, सपोज कोई, ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ डेंड्राइट्स के पास जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन इन डेंड्राइट्स के पास जाएगी, इधर डेंड्राइट्स के पास आएगी, तब ये सेल बॉडी के अंदर जाएगी, फिर आगे पास होगी। ठीक है, तो डेंड्राइट क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है दूसरे सेल से लेकर। ठीक है, फिर आता है सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए होते हैं। सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे प्रोसेस होके वहीं पे आपकी पास हो रही होती है। कहाँ पे प्रोसेस होके कहाँ पे पास हो रही होती है, सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी, जिस पार्ट से भी पास होनी है, जिस पार्ट पे प्रोसेस होनी है, वहीं पास हो रही होती है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, पहले तो एक्सॉन का क्या फंक्शन है, डेंड्राइट का क्या फंक्शन है, और ये लास्ट पार्ट क्या बोलते हैं, हम इसे नर्व एंडिंग बोलते हैं। इसे लास्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, डायग्राम दे देगा,
ABCD मेंशन कर देगा और बोल देगा लेबल करो, इनमें से ABCD क्या है। ठीक है, ऐसे लेबल करने का आ जाएगा, क्योंकि इसका लेबल करने का बहुत ज़्यादा आता है, न्यूरॉन का लेबल करने का बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत सारे पीसेस में देखा गया है। ठीक है, बाकी अभी चेंज हो गया है, बट फिर भी यू शुड नो कि कौन सा पार्ट एक्सॉन है, कौन सा डेंड्राइट है, कौन सा आपका क्या है, कौन सा आपकी सेल बॉडी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। तो अभी मैंने बताया कि न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं एंड टू एंड फॉर्मिंग अ चेन। यहाँ पे देखा जैसे हमने एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही ये क्या बना रहे होते हैं, ऐसे ही ये चेन बना रहे होते हैं, ऐसे ही क्या बना रहे होते हैं, ऐसे ही ये चेन बना रहे होते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स इन कॉन्टिन्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, इम्पल्सेस क्या हैं आपके, कॉन्टिन्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में होते हैं। इम्पल्सेस कुछ नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन है जो आगे पास हो रही है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में। ठीक है, तो हर न्यूरॉन रिसीव करता है इम्पल्स थ्रू इट्स डेंड्राइट। ठीक है, हमने डेंड्राइट से ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पार्ट न्यूरॉन का रिसीव करता है इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन से, तो आंसर होगा डेंड्राइट। आंसर क्या होगा आपका, डेंड्राइट होगा। ठीक है, हर न्यूरॉन रिसीव करता है एक इम्पल्स थ्रू इट्स डेंड्राइट और ट्रांसमिट कर देता है नेक्स्ट न्यूरॉन को सीक्वेंस में। यानी कि ये सीक्वेंस चलता रहता है, जितनी लंबी चेन जाती जाएगी उतना लंबा चेन वो इंफॉर्मेशन पहुंचती जाएगी, वो इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचेगी जहां तक ज़रूरत है। सपोज अगर कैसा हुआ कि अगर मेरे हाथ में चोट लग गई है, ठीक है, तो मेरा ब्रेन सिग्नल सेंड करेगा कि हाथ में चोट लग गई है, पेन हो रहा है, ब्लड बह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हाथ में चोट लग गई है और दर्द पैर में हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। एंड आई डोंट थिंक कि किसी के साथ ऐसा हुआ है कि चोट हाथ में लगी है, दर्द पैर में हो रहा है, नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो न्यूरॉन्स वहीं तक ही लेके जाएंगे ना जो अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे एरिया अफेक्टेड है, जिस एरिया में प्रॉब्लम है, वो न्यूरॉन्स वहीं तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो न्यूरॉन्स कनेक्टेड नहीं होते, पहली बात तो मैंने तुम्हें देखो मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ दिख भी नहीं रहा ध्यान से, एक सेकेंड। जब मैंने ये दूसरा न्यूरॉन बनाया तो मैंने बीच में कुछ ऐसा रेड कलर का बनाया था। ठीक है, तो एक दूसरे से ऐसा नहीं होता कि चिपके हुए होते हैं कि भाई जस्ट इस नर्व एंडिंग के जस्ट बाद से शुरू हो जाता है, नहीं, नर्व एंडिंग के जस्ट बाद नहीं शुरू होता, बीच में इसके गैप होता है। ठीक है, बीच में इसके गैप होता है। क्वेश्चन, उस गैप को क्या बोलते हैं, सनैप्स, साइनैप्स, उस गैप को हम बोलते हैं, उस छोटे से गैप, बहुत माइन्यूट गैप होता है, उस स्मॉल गैप को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, साइनैप्स। और ये गैप किसके बीच में होता है, ये गैप होता है आपका एक्सॉन और एक न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, एक्सॉन, एक एक्सॉन के बीच में और दूसरे डेंड्राइट के बीच में, जैसा अभी इसे में देखा हमने यहाँ पे हो रहा है, ये बीच में ये बिल्कुल पतला सा गैप है। सबको समझ में आ रहा होगा आई होप, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल है क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो गैप यहाँ पे होता है और फिर दूसरा डेंड्राइट शुरू होता है। ठीक है, दूसरा आपका न्यूरॉन शुरू होता है। ठीक है, और इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, तो साइनैप्स क्या है, आपकी मसल फाइबर है, और इसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर। एक तरीके की क्या है साइनैप्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि साइनैप्स किससे बना होता है, ये जो गैप है, ये जो साइनैप्स है, ये किससे बना होता है, क्या ये क्या है, तो ये आपका मसल फाइबर से बना होता है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में ध्यान से, ये आपका एक यहाँ पे एक्सॉन है, मतलब इधर ऊपर पूरा न्यूरॉन होगा, ये आपके नर्व एंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे न्यूरॉन खत्म हो रहा है, तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये बीच में गैप दिख रहा है, और फिर यहाँ से नया न्यूरॉन शुरू हो जाएगा, यहाँ से न्यू न्यूरॉन शुरू हो जाएगा। ये जो बीच का गैप है यही आपका साइनैप्स है, और इस साइनैप्स के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया आपको रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स कैसे याद कराए थे, एंटीना होते हैं ना, एंटीना जो सिग्नल पकड़ते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। वो रिसेप्टर्स होते हैं
और वो रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं साइनैप्स के अंदर, और केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कराते हैं, इंफॉर्मेशन को पास कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कहाँ होते हैं, इंफॉर्मेशन आपकी पास कहाँ से हो रही होती है, वो साइनैप्स से हो रही होती है। ठीक है, सबको समझ में आया साइनैप्स क्या था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में कि कितना आपका न्यूरॉन के स्ट्रक्चर सही रहेगा, कितना आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे आपने लेबल किया है, एक्सॉन क्या है, डेंड्राइट क्या है, वो आपको आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, कि भाई अलग अलग टाइप्स होंगे ना, ऐसा तो नहीं है पूरी बॉडी को सेम न्यूरॉन्स की ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं है, हर न्यूरॉन अलग अलग होता है हर काम के लिए। ठीक है, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, जो है सेंसरी, फिर है मोटर, फिर है रिलेइंग। ठीक है, तो सेंसरी, मोटर, रिलेइंग न्यूरॉन, ये तीन तरीके के आपके न्यूरॉन्स होते हैं, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सेंसरी और मोटर। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि सेंसरी क्या है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो नर्व सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं क्या करने में, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कन्वर्ट करने में। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं बाहर के स्टिमुलाई। पहली बात तो व्हाट इज स्टिमुलाई, स्टिमुलाई इज कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो आपकी बॉडी में चेंज ले आए उसे हम बोलते हैं स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारी बॉडी में चेंज ले आए, वो हीट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, स्टिमुलाई। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी बाहरी फैक्टर जो आपकी बॉडी में चेंज ले आए, क्या कहलाता है, आपका स्टिमुलाई कहलाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुआ, यानी कि कोई भी बाहरी फैक्टर आया, ठीक है, उसने क्या किया, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को चेंज किया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है बाहर के स्टिमुलाई को कन्वर्ट करने में ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट से अंदर के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। फॉर एग्जाम्पल बहुत गर्मी, इस टाइम गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, एंड आई एम सेटिंग इन अ रूम, मैं आगे रूम में बैठी हूँ, एंड उसमें फ़ैन नहीं है। ठीक है, तो आई एम सिटिंग इन अ रूम और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, स्वेटिंग होनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा उमस हो गई, एंड बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। तो मेरी बॉडी सिग्नल भेजेगी कि आई एम स्वेटिंग। ठीक है, किसकी वजह से, बाहर के स्टिमुलाई की वजह से, बाहर की हीट की वजह से। ठीक है, तो फिर ब्रेन क्या सिग्नल देगा कि अच्छा, ब्रेन सिग्नल सेंड करता है हमारे कि ब्रेन सिग्नल सेंड करता है कि अच्छा आई शुड स्विच ऑन द फैन। ठीक है, कि मैं फ़ैन को स्विच ऑन कर दूं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो हमारी बॉडी का रिएक्शन हुआ उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, और वो रिएक्शन कब आया, जब हमारी बॉडी के ब्रेन ने मैसेज भेजा। आई नो दिस इज, ये वाली चीज़ें बहुत क्विक होती है, आपको पता है आपको गर्मी लग रही है, आपने उठ के पंखा चला दिया। ठीक है, ये मैंने थोड़ा स्लो मोशन में बताया है कि कैसे आपका ब्रेन सोचता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आप काम करते हैं, फिर आप एक्शन करते हैं। ठीक है, वो ये माइन्यूट सेकंड्स का काम होता है, 0.नैनोमीटर सेकंड्स में ही आपका ब्रेन वर्क करने लग जाता है। ठीक है, इतना नहीं सोचता है, बट हाँ थोड़ा क्या है कि ये बोलने में, कॉन्वर्जेशन में चीज़ें लेंदी हैं, बट ब्रेन आपका बहुत जल्दी वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपका काम कहाँ हो रहा है, कौन से न्यूरॉन से काम हो रहा है, ये आपके सेंसरी न्यूरॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कर रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं आपके, ये क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में। मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, ये पास करते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पास करते हैं कहाँ से कहाँ तक, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, या फिर किसी भी मसल पे, किसी भी ग्लैंड पे। ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ सेंसरी और मोटर के बीच में, सेंसरी का मतलब है हमारे बाहर का कोई फैक्टर आके हमें कोई हमारी दशा परिवर्तित कर दी, और हमारी ब्रेन ने फिर हमारे ब्रेन ने फिर एक्शन करवाया।
ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, यहाँ पे इंटरनली ही हो रहा है, इंटरनली ही मैसेज पास हो रहा है ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड से किसी मसल के पास या फिर किसी ग्लैंड के पास। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जब आप एडोलेसेंस रीच करते हैं, ठीक है, या फिर पिबर्टी रीच करते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ी कहते हैं आप थोड़ी कहते हैं अपनी बॉडी से कि अब मेरे जो हॉर्मोन्स हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स, वो सक्रिय हो जाएं। वो अपने आप सक्रिय हो जाते हैं बिकॉज ब्रेन सेंड्स द सिग्नल किसी ग्लैंड को, किसी ग्रंथि को कि भाई अब टाइम आ गया है, एज हो गई है, एंड वो वाले हॉर्मोन सेक्रेट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल इंटरनल इंफॉर्मेशन। जो कौन कर रहा है? जो आपके मोटर न्यूरॉन्स कर रहे हैं। जो कौन कर रहा है? जो आपके मोटर न्यूरॉन्स कैरी आउट कर रहे हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी क्रिटिकल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे रिलेइंग न्यूरॉन्स। रिलेइंग न्यूरॉन्स एज अ नाम पता चल रहा है कि वो क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे। क्या कर रहे हैं रिलेइंग न्यूरॉन्स? मैसेज भेज रहे हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट से। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे 3 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, ये सिर्फ मैसेज भेजने के लिए होते हैं। फिर आता है हमारा नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन। नर्वस सिस्टम, आई होप सबको न्यूरॉन्स के बारे में समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा कि इंफॉर्मेशन कैसे पास हो रही है। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम किस तरीके से है? तो हमारा सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 तरीके में डिवाइड है हमारा तंत्रिका तंत्र। वो है हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर है हमारा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारा ब्रेन आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड कौन से पार्ट के अंदर आता है, सीएनएस के अंदर आता है या फिर पीएनएस के अंदर आता है। ठीक है, तो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस यानी कि सेंट्रल पार्ट आता है जो आपका सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, और पीएनएस के अंदर आता है आपकी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, मोटर फंक्शंस। ये देखिए, ये आपका नर्वस सिस्टम है बॉडी का। आप देखिए जो येलो कलर की हैं ये सारी नर्व्स हैं। नर्व्स आपकी बॉडी में इस तरीके से प्रेजेंट है, ब्रेन से चल के ये आपकी बॉडी में ऐसे पूरी पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कहाँ तक है? यहाँ तक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस हमारा नर्व्स, गैंग्लियंस, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, ये हमारा पीएनएस है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बॉडी का, वो क्या करता है? हमारी बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करने में काम आता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करने में काम आता है। और सीएनएस हमारा मेन भूमिका निभाता है इस चीज़ में। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल पार्ट सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया, और ऐसे ये नर्व्स का जाल पूरा फैला होता है। ठीक है, ये देखिए, अब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट एंड ब्रेन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा ब्रेन सबसे पहले तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये फोर ब्रेन यानी कि आगे वाला पार्ट, मिड ब्रेन यानी कि बीच वाला पार्ट, हाइंड ब्रेन यानी कि पीछे वाला पार्ट जो हमारी गुद्दी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, गर्दन के बिल्कुल ऊपर। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हैं, सब क्लियरली देख लीजिए। फोर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया? हाइंड ब्रेन हो गया। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ है, सबको समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर 2 चीज़ें होती है हमारी, सेरिब्रम और थैलेमस। तो सेरिब्रम इज
क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो हमारा सेरिब्रम है वो बिगेस्ट पार्ट है ब्रेन का। हमारा जो सेरिब्रम है वो बिगेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, दो लोब्स के अंदर डिवाइड होता है। यहाँ पे देखिए ये सेरिब्रम है, ठीक है, आगे वाली लोब और ये पीछे फ्रंटल लोब, ठीक है, दो दो लोब्स में डिवाइड होता है, जहाँ पे आपकी फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल। मैंने आपको बताया था ऑल फैक्ट्री आपकी स्मेल को कंट्रोल करता है, उसमें भी वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके पेराइटल लोब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपकी विजुअल, आपकी जहाँ पे भी आप, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी आप विजुअल का आएगा, आपका देखने का आएगा, ठीक है, तो जहाँ पे भी आपके आईज के बारे में आएगा, आपके विजुअल के बारे में आएगा, दैट इज ऑक्सीपिटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल वर्ड आ जाएगा। और ऑक्सीपिटल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, ठीक है, कि ऑक्सीपिटल आपका किससे रिलेटेड है, ये आपके विजुअल, यानी कि आपकी आँखें कैसे देख पाती हैं, और अगर देख पा रही हैं तो उस इमेज को कैसे अपने सर में बना रही हैं, वो सारी चीज़ें आपके विजुअल से जुड़े, जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी रिलेटेड हैं, वो कहाँ कौन से पार्ट से, वो आपके ऑक्सीपिटल पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। फिर फोर ब्रेन जो है हमारा, वो थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। फोर ब्रेन क्या है, वो थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, वो ये कंट्रोल करता है हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को, हमारा टच, स्मेल, हेयरिंग, मेंटल एक्टिविटी, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, ठीक है। तो फोर ब्रेन हमारा कौन सा पार्ट है, थिंकिंग क्वेश्चन आता है, थिंकिंग पार्ट वाला कौन सा है हमारे ब्रेन का, दैट इज फोर ब्रेन, ठीक है, कौन सा है, दैट इज फोर ब्रेन। एंड आई होप सबको समझ में आ रहा है ये, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे ऑक्सीपिटल के ऊपर क्वेश्चन, पेराइटल के ऊपर क्वेश्चन, सेरिब्रम बिगेस्ट पार्ट है ब्रेन का क्वेश्चन, फोर ब्रेन कौन सा पार्ट है, थिंकिंग पार्ट है, कौन सी चीज़ें कंट्रोल करता है, स्मेल, जितनी भी हमारी चीज़ें थिंकिंग से रिलेटेड है, जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं, स्मेल वगैरह, उन सबको कंट्रोल करता है, वो कौन करता है, वो आपका फोर ब्रेन करता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन हमारा, मिड ब्रेन का मोस्टली काम क्या होता है कि वो हमारे फोर ब्रेन को और जो हमारा उसका है, जो हमारा फोर ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा हाइंड ब्रेन, इंक्लूड करता है, तीन पार्ट होते हैं इसमें, तीनों पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम में देखिए, ये सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, पूरा येलो वाला पार्ट सेरिब्रम है, ठीक है, पूरा येलो वाला पार्ट सेरिब्रम है। ये छोटा, ये डार्क येलो वाला पार्ट आपका सेरिबेलम है, ये है सेरिबेलम, ये आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट आपका पॉन्स, ये छोटा सा पार्ट आपका मेडुला, ठीक है। और आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि, आपकी पीयूष ग्रंथि जो होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये देखिए आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो सेरिबेलम बेलम क्या है, आपका सेकंड बिग पार्ट है, ये कंट्रोल करता है मसल्स के मूवमेंट को, मांसपेशियों के मूवमेंट को, ठीक है, हमारे बॉडी पोस्चर को ये कंट्रोल करता है सेरिबेलम। फिर आता है पॉन्स, पॉन्स हमारी, ये क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, हमारी रेस्पिरेटरी, हमारी श्वसन क्रियाओं को कौन रेगुलेट कर रहा है, तो वो है हमारा पॉन्स। फिर आता है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मेड्यूला क्या है हमारी, कफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, यानी कि वॉमिट, अगर हम उल्टी कर रहे हैं तो दैट इज इनवॉलेंट्री ना, कि कोई ऐसा तो नहीं सोचता कि भाई मुझे उल्टी करनी है तो कर पाएगा, नहीं, आई डोंट थिंक कि किसी के हाथ में है वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग इज इनवॉलेंट्री। तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हमारी हाथ में नहीं है, जो भी चीज़ें, जो भी एक्शंस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सारे आपके मेड्यूला करता है, ठीक है, सबको समझ में आया ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया हो, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंड जो जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं वो क्वेश्चंस आप करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट कहाँ से होती है, तो सबसे पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है
लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन आपका मेड्यूला है, ये यहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। ठीक है, आपका लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है, मेडुला। एक क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट कहाँ से होती है, तो वो मेडुला से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम द ब्रेन, मेडुला, और एक्सटेंड करती है आपके बैकबोन तक। क्वेश्चन कि आपके बॉडी में कितनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, तो 31 पेयर्स होती हैं आपकी बॉडी में स्पाइनल नर्व्स की। ठीक है, ये कैरी करता है मैसेजेस टू एंड फ्रो टू द ब्रेन्स। ठीक है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही पूरे मैसेजेस कैरी करती हैं। इस डायग्राम में देखो, ये हमारी पूरी लंबी स्पाइनल कॉर्ड है, इसी के अंदर मैसेजेस चल रहे हैं, यही मैसेजेस इधर से उधर, उधर से इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, पूरी बॉडी में जा रहे हैं, जितने भी नर्व्स हैं पूरी बॉडी में जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि ग्रे मैटर, और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपका ग्रे मैटर क्या है, आपका वाइट मैटर क्या है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ग्रे मैटर, आपका वाइट मैटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, और सेंसरी सेंस वाला और मोटर नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपका ग्रे मैटर, ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है बिहार पीसीएस, किसी पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन था, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन था। ठीक है, कि आपका ग्रे मैटर या फिर आपका वाइट मैटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबको समझ में आया है, दिस इज बहुत इजीली बताया है मैंने। अब हम देखेंगे कि हमारे नर्व इम्पल्सेस, यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है। दो मैंने उसे बता दिया ब्रीफ में ऑलरेडी कि कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है, बट एक बार फिर ये देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जो डेंड्राइट का एंड था हमारे न्यूरॉन का, ठीक है, जो हमारा न्यूरॉन था उसका एंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, आगे पास करता है, केमिकल रिएक्शन कराता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बन रहे थे। केमिकल रिएक्शन रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, साइनैप्स में हो रहा था। ठीक है, दोबारा देखिए, इस जगह आपका केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, एक एक्सॉन से निकल के दूसरे एक्सॉन तक। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक, इतना भी नहीं, इतना इलेक्ट्रिक भी नहीं कि हमें जोर का झटका लगे, बिजली का झटका नहीं, बहुत माइल्ड इलेक्ट्रिक आपके इम्पल्सेस होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर, वही होते हैं, और वो आपके पास होते हैं। ठीक है, ठीक है, वो ट्रांसमिट होते हैं आपके एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में, और फिर एक्सॉन से इम्पल्स ट्रैवल करता है उसके एंड में। इसको डायग्राम से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये डेंड्राइट्स के पास इंफॉर्मेशन आई। ठीक है, इम्पल्स आया। ठीक है, यहाँ पे इम्पल्स शुरू हुआ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई, डेंड्राइट्स ने ली। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक्सॉन से पास हुई, ऐसे पास होते हुए, ये एरो देख रहे हैं आप, इस एरो में ऐसे पास होते हुए ये नर्व एंडिंग है हमारी। ये देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियरली दिखा रखा है कि दो न्यूरॉन्स कैसे आपके डिफरेंशिएटेड होता है। बीच में क्या होता है, साइनैप्स होता है, ये बीच में साइनैप्स है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गई, दूसरे डेंड्राइट्स ने ऐसे इन्फॉर्मेशन ली और फिर दूसरे न्यूरॉन तक पास हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन पास होती है, एक्सचेंज हो रहा है इम्पल्सेस का, इम्पल्स आपकी पास हो रही होती है। फिर हम आते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शन पे। रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहले तो क्या है, सडन मूवमेंट, अनकॉन्शियस मूवमेंट किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, स्टिमुलस से। ठीक है, आप सोचेंगे कि मैम कैसे होगा ये। कभी आपने देखा है कि कभी भी आप अगर कोई गर्म बर्तन को हाथ लगा लेते हैं तो आप एकदम से हाथ पीछे खींच लेते हैं, सोचने का भी टाइम नहीं लेती आपकी बॉडी, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। कैसे, हमें कोई चीज़ गर्म लगी हमारे हाथ में, हमारे सेंसरी न्यूरॉन ने बोला गर्म लग रही है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करके गई। ठीक है, हमारे वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करके गई हमारे मोटर न्यूरॉन्स के पास, हमारे हमारे ब्रेन तक, हमारे ब्रेन ने प्रोसेस किया कि हमें गर्म लग रहा है तो हमें हाथ पीछे खींच लेना चाहिए। ठीक है, जाके हमारी मसल्स को दिया, जाके ये इन्फॉर्मेशन मसल को दी कि हाथ पीछे खींचना है, और मसल्स हमारी मूव करी और हमारा हाथ पीछे हो गया। बोलने में ये टाइम लंबा है, लेकिन
सडन रिएक्शन है। आप खुद देखिएगा, आप ये रिएक्शन कितनी जल्दी होता है आपकी बॉडी में, 0.सेकेंड्स भी नहीं लगते और आप इतनी जल्दी इस रिएक्शन को करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसे रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जब हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इस तरीके से अपना हाथ हटा लेते हैं। किस वजह से? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। और ये जो बन गया है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये आर्क बन गई ना इंफॉर्मेशन पास होने की। कैसे? स्टिमुलस आया, रिसेप्टर एंटीना लगे हुए थे बॉडी के नर्व्स में। ठीक है, एंटीना ने बताया कि भाई गर्म लग रहा है, वो गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे मोटर न्यूरॉन्स तक, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स ही हमारे मैसेज पहुंचाते हैं इंटरनली। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स ने हमारी मसल्स को भेजा, मसल्स ने रिस्पॉन्स दे दिया, हमारा हाथ पीछे हो गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब इस डायग्राम में ही देख लीजिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से दे रखा है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क। जब भी हमारा घुटने पे कुछ लग जाता है, ठीक है, हमारे घुटने पे कुछ लग जाता है स्टिमुलस, कोई बाहर कोई हथौड़ा लग गया, कुछ लग गया, तो ऐसे जाता है। ये ब्लू वाला देखिए, ऐसे गया यहाँ पे, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक गया। ठीक है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन्स को भेजा, मोटर न्यूरॉन्स ने मसल्स को बोला, और एकदम से हमारा घुटना, हमने पैर पीछे कर लिया। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड दिस इज, ये जो आर्क बन रही है ये हमारी रिफ्लेक्स आर्क है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा क्रिटिकल है बट आप समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने बहुत इजीली बताया है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में ख़त्म होता है। बाकी चीज़ें आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं है, बट जो चीज़ें रह गई हैं वो चीज़ें हम कवर करेंगे। किसमें? वो चीज़ें हम कवर करेंगे हमारे क्वेश्चंस के बेस पे। वो मैं देख लूँगी कि कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं तो, बाकी हम चीज़ें क्वेश्चंस के बेस पे कवर कर लेंगे अगर कुछ रह भी गया है तो। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं। हमारे नर्व सेल्स, सभी को पता है मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी ज्योग्राफी सबने पढ़ ली होगी, सबसे पहले ही पढ़ते हैं हम सोलर सिस्टम के बारे में। उसमें हमारी आकाश गंगा होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जितने हमारी आकाश गंगा में तारे नहीं हैं, उतने हमारी बॉडी में तंत्रिकाएं हैं या फिर नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और अगर हम अपने न्यूरॉन्स को एक लाइन में खड़ा कर दें, एक लाइन में सारे न्यूरॉन, बॉडी के सारे न्यूरॉन्स को लगा दें, तो कितना लंबा होगा? 965 किलोमीटर। माय गॉड, देयर आर सो मैनी न्यूरॉन्स, बिलियंस, 100 बिलियन न्यूरॉन्स सिर्फ ब्रेन में होते हैं हमारे। सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में 100 बिलियन है, तो सोचिए पूरी बॉडी में कितने होंगे। ठीक है, और नर्वस सिस्टम हमारा इसीलिए सबसे मिस्टीरियस पार्ट है, बिकॉज हम अपने ब्रेन के कुछ पार्ट्स को अभी तक भी उन पार्ट्स को पता नहीं कर पाए हैं, उन पार्ट्स के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। वाई ड्रीम्स कम, वाई कुछ चीज़ें क्यों होती हैं, वाई हमारा माइंड इज़ सो इंटेलिजेंट, तो ये सारी चीज़ें बिकॉज हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में ख़त्म होता है। ये क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे नर्वस सिस्टम के ऊपर। अगर कुछ बचा है तो वो मैं क्वेश्चंस के हिसाब से कर लूँगी। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टे हेल्दी, स्टडी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।